अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस फील्ड में आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते क्या हैं। सेल्स को स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो ये स्टडी करती है कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल एनर्जी एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के इंटरेक्शन में जो हम यूनिट्स को स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। तो ये दोनों सेल्स एसेंशियल कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की डिस्कशन से। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स यूज एन एक्सटर्नल पावर सोर्स टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे सेल जहाँ पे हम किसी एक्सटर्नल बैटरी को या पावर सोर्स को यूज़ करते हुए किसी इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड्स में रिएक्शंस को हैपन करवाते हैं, वो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और दूसरा हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होगी। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स सबमर्ज होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में और बेसिकली ये चार कंपोनेंट्स मिलकर, जिनमें दो इलेक्ट्रोलाइट्स, एक बैटरी, हमारे पास एक सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट होता है, और तो ये सब मिलकर एक सेल को बनाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। एक एक्सटर्नल करंट को अप्लाई करके हम देखते हैं कि आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। और हम देखते हैं कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गिव करते हैं, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं। हम इनकी फर्दर डिटेल्स आगे नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में भी देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में फर्दर डिस्कशन करते हुए हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा। तो हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम इस एग्जांपल को देखेंगे। इस सेल की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक बैटरी को हम यूज़ करते हैं जो कि एक डायरेक्ट करंट का एक सोर्स है। हमने इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच करवाया है। ये हमारे पास एक कैथोड है और हमारे पास एनोड, ये दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, और इसको हमने इमर्स किया हुआ है सोडियम क्लोराइड के मोल्टन सोल्यूशन के अंदर। मोल्टन सोल्यूशन का मतलब मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब कि सोडियम क्लोराइड वो एक लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और इसका टेम्परेचर 580 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। मोल्टन फॉर्म के अंदर जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है तो नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव आयन जो कि सोडियम का आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जब पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करते हैं, यहाँ पर जो बैटरी है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रही है, वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करती है कि सोडियम के आयंस एक इलेक्ट्रॉन को पिक करते हैं और सोडियम मेटल की फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कैथोड के ऊपर हमें सोडियम आयंस डिपॉजिट्स की फॉर्म में मिलते हैं और हम प्योर सोडियम की मेटल को यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो ये है Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दे गिव राइज टू सोडियम मेटल। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर द कैथोड। नेक्स्ट हम एनोड की तरफ देखते हैं। क्लोरीन के आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं, और जैसा कि हम देखते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। अगर दो क्लोरीन के एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करें
तो दोनों एटम आपस में मिलकर Cl2 गैस को बनाते हैं, जो कि यहाँ से बबल्स की फॉर्म में रिमूव होती है। तो हम देखते हैं कि ग्रीन बबल्स यहाँ पर एनोड के ऊपर हमें मिलते हैं, जो कि बेसिकली क्लोरीन गैस के हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड के ऊपर होने वाला रिएक्शन ये दर्ज झैल है, जिसमें दो क्लोरीन के एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और Cl2 गैस को रिलीज़ करती हैं। तो अब हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्लोरीन ने रिलीज़ किए, और यही दो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन रिलीज़ करती है ये यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट की तरह से होते हुए जाएंगी यहाँ पर कैथोड के ऊपर, और वही दो इलेक्ट्रॉन सोडियम के मेटल पिक करेगी, और पिक करने के बाद वो यहाँ से डिपॉजिट हो जाएगी। तो बेसिकली ओवरऑल सेल में यहाँ पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रही है और Cl2 गैस रिमूव हो रही है। अब जैसा कि हमने एक सिंपल प्रोसेस को देख लिया, तो अब हम समझेंगे कि वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। तो अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस को समझने की भी कोशिश करेंगे। हमने यहाँ से देखा कि इस एग्जांपल के ज़रिए कि हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो लफ्ज़ लाइसिस है इलेक्ट्रोलिसिस में, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लूजन अप और स्प्लिट अप। तो इलेक्ट्रोलिसिस का लिटरली मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए या इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए हम एक कंपाउंड को इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं या स्प्लिट करते हैं। तो सिंपल अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें इस पूरी बैटरी के अंदर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो हम देखते हैं कि 2 NaCl दे गिव राइज टू 2 सोडियम मेटल्स विच इज़ इन द लिक्विड फॉर्म और एक क्लोरीन गैस। तो एक कंपोनेंट हमने देखा कि स्प्लिट अप हो गया दो इसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में। तो इस प्रोसेस का नाम हमने इस वजह से इलेक्ट्रोलिसिस रखा हुआ है, क्योंकि वो एक कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में डिवाइड करता है या सेपरेट करता है। नेक्स्ट हम फर्दर देखेंगे इस डॉटेड लाइन के ऊपर कि ये एक्चुअली डॉटेड लाइन है क्या। यहाँ पर आइडियली इस सेल के अंदर देखें तो इस सेल के दरमियान में मौजूद ये डॉटेड लाइन एक्चुअली डायाफ्राम को शो करती है। इसका फंक्शन ये है कि ये क्लोरीन गैस को जो एनोड के ऊपर प्रोड्यूस होती है, ये इसको सोडियम मेटल के साथ कांटेक्ट करने से रोकती है, जो कि कैथोड के ऊपर बनती है। तो बेसिकली डायाफ्राम का मकसद Cl2 गैस को सोडियम मेटल से जो कांटेक्ट है उसका ख़त्म करवाना है। उसके बाद हम डायाफ्राम के फंक्शन को रियलिस्टिक ड्राइंग के ज़रिए भी समझ सकते हैं, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये हमारे पास थोड़ी सी रियलिस्टिक ड्राइंग है जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा। ये जो रियलिस्टिक ड्राइंग है हम इसको डाउन सेल्स का नाम देते हैं, और डाउन सेल एक रियल टाइम एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जहाँ पर हम जो सोडियम मेटल है उसको बनाते हैं। तो सोडियम मेटल को बनाने का प्रोसेस हमारे पास बेसिकली ये है डाउन सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने लास्ट में देखा कि जो डायाफ्राम है वो दो इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पर आइडियली सेपरेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो दो डॉटेड लाइन्स हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये बेसिकली हमारे पास एक आयरन गाज होती है जो कि दो इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करती है। एक इलेक्ट्रोड हमारे पास कैथोड ये वाला है जो दोनों साइड्स पर हम देख रहे हैं, और दरमियान में हमारे पास एनोड होता है। तो एनोड और कैथोड को जो डिवाइड करती है वो हमारे पास ये आयरन की स्क्रीन होती है। यहाँ पर क्योंकि ये पिक्चर 2 डायमेंशनल में है तो हमने इसको डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है। तो बेसिकली ये एक सर्कुलर फॉर्म में होती है, जिसमें एनोड हमारा दरमियान में होता है और इसके साइडों पर जो हमारा सेल होता है वहाँ पर कैथोड होता है। तो सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास आयरन गाज जो है वो एक डायाफ्राम का काम करती है। अगर हम एनोड को देखें तो एनोड का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट इस सेल के सेंटर में मौजूद होता है। तो एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये ग्रेफाइट का बना होता है, और इसके साइडों के ऊपर और इनर साइड के ऊपर हमारे पास नेगेटिव कैथोड है। तो ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। अगर हम फीड की बात करें तो यहाँ पर मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। यह फीड असल में 3/2 मिक्सचर है CaCl2 और सोडियम क्लोराइड का।
ओके, तो हम प्योर सोडियम क्लोराइड का यूज़ नहीं करते बस, बल्कि हम कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब इसका मिक्स फॉर्म में यूज़ करने की वजह यह है कि ओरिजिनली सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या हम इसको मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करवाने के लिए, बट जब हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं इसका कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो ओवरऑल मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, वो 580 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए हम एक मिक्सचर यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का। अगर हम अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो हम देखते हैं कि तो हमें एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी और हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस है ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये बेसिकली डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन है। अब हम मज़ीद इसकी डिटेल को भी समझेंगे दोबारा से। तो डाउन सेल में हम देखते हैं कि क्लोरीन गैस यहाँ पर एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होती है। इट मीन्स कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाती है, या कैथोड को एनोड को के ऊपर वो रिलीज़ करती है। तो यहाँ पर बॉटम में क्लोरीन गैस बनती है। तो क्लोरीन गैस बनने के साथ ये डॉटेड डॉट्स की फॉर्म में या बबल्स की फॉर्म में यहाँ से कम डेंसिटी होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करती है तो हम इसको एक इन्वर्टेड फनल में, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ये दो लाइंस के ज़रिए, तो इन्वर्टेड फनल में हम इसको कलेक्ट करते हैं और क्लोरीन गैस बजाय इसके कि वो यहाँ पर मोल्टन सोडियम क्लोराइड के साथ वो मिक्स हो, वो यहाँ से सिंपल ऊपर जाएगी और इस फनल से होते हुए हम इसको एक पाइप के ज़रिए यहाँ से रिमूव करवा देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का एक कंपोनेंट जो क्लोरीन गैस है वो हम यहाँ से रिमूव करवा देते हैं। दूसरा हमने जैसे कि देखा कि जो सोडियम है वो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगी और ख़ुद वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। तो यहाँ पर जब कैथोड के ऊपर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के आयंस आएंगे तो वो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। अब डिपॉजिट होने के बाद क्योंकि सोडियम मेटल की जो डेंसिटी है वो सोडियम क्लोराइड से कम होती है, तो सोडियम क्लोराइड से डेंसिटी कम होने की वजह से सोडियम मेटल यहाँ पर सोल्यूशन में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है। तो हम इसी की लो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ से जब वो सोडियम मेटल ऊपर उठेगी तो हम इसको एक पाइप के ज़रिए यहाँ से सोडियम के आउटलेट के ऊपर कलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो बेसिकली हम डेंसिटी को यूज़ करते हुए क्लोरीन गैस को यहाँ से रिमूव करते हैं, ये जो लो डेंसिटी की वजह से ऊपर उठती है, और अगेन यहाँ पर हम सोडियम मेटल को कम डेंसिटी की वजह से जो ऊपर उठेगी सोडियम मेटल, हम उसको यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो एनोड के ऊपर हम दोबारा से देखते हैं कि ये वाला रिएक्शन हो रहा है और कैथोड के ऊपर ये वाला रिएक्शन है, और ओवरऑल रिएक्शन NaCl मेटल, NaCl सोडियम क्लोराइड वो सोडियम मेटल में लिक्विड की फॉर्म में यहाँ से कलेक्ट हो रही है, और Cl2 गैस एक गैस की फॉर्म में यहाँ से कलेक्ट होती है। अब जैसा कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है और हमने एक एग्जांपल और उसकी जो रियल टाइम एप्लीकेशन है डाउन सेल उसको स्टडी कर लिया है, अब हम स्टडी करने के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के रिवर्स काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स सच एज गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो प्रीवियसली जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए कोई रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन पहले से इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। ओके, दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। तो ओवरऑल यहाँ पर रेडॉक्स का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। और हमने देखा कि जो जब एक एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कंस्ट्रक्शन को हम देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक विजुअल डिस्क्रिप्शन है
एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। हम यहाँ पर 1 बाय 1 इसकी डिटेल स्टडी करेंगे और इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो पहली बात आपने याद ये रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हमने दो हाफ सेल्स में डिवाइड किया होता है। एक हमारे पास एनोड हाफ सेल है और दूसरा हमारे पास कैथोड का हाफ सेल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनोड को देखते हैं। एनोड इज ए साइट वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक सेल में चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो जिस साइड के ऊपर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो और या जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो तो हम उसको एनोड का नाम देते हैं। तो एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन हुआ करेगी। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस की वजह से। तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल जिंक की एग्जांपल में जिंक मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती है और रिलीज होने के बाद वो 2 पॉजिटिव आयंस को बनाएगी। इसके बरक्स एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है क्योंकि एक्सटर्नल पावर सप्लाई की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पुश होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की बजाय यहाँ पर वो कोई दूसरी मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी। फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा कि जो हमारे पास क्लोरीन के एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं यहाँ पर। तो सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होता है। ओके, सो ये बेसिकली डिफरेंस है। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा, लेकिन दोनों जगह पर हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ही होगी। इवन दो द साइन चेंज बेस्ड ऑन सेल टाइप, ऑक्सीडेशन ऑलवेज हैपन एट द एनोड। सो ये कि हमारे पास एक जनरल रूल है कि जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगी हम उसको एनोड का नाम देंगे। अभी हम फर्दर कैथोड को देखेंगे। कैथोड एक ऐसी साइट है जहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है या कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड इज पॉजिटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन जो कैथोड का साइन है वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड का साइन नेगेटिव होगा क्योंकि हम इसको एक्सटर्नल पावर के साथ ड्राइव करते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर जो CO2 प्लस के आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और एक कॉपर के सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। तो क्योंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इस वजह से ये साइट ऑफ रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन की साइट होने की वजह से हम इसको कैथोड का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड को हम बेसिकली अगर हम स्टडी करें तो इलेक्ट्रोड बेसिकली हमारे पास 2 कंपोनेंट्स या वायर टाइप मटेरियल होते हैं जो कि सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, जो कि बेसिकली एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस को हैपन करवाने के लिए। तो ये बेसिकली 2 साइड्स हैं जहाँ पर एनोड का प्रोसेस होता है, सॉरी रिडक्शन का प्रोसेस होता है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोड्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया होता है। एक एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड हैं कि जहाँ पर वो एक्टिवली किसी रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो दे पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द रिडॉक्स रिएक्शंस, दे मस्ट बी सॉलिड और कंडक्टिव। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के लिए लाजमी है कि एक तो वो सॉलिड की फॉर्म में हो और दूसरा वो कंडक्टिव हो, क्योंकि इनमें से अगर करंट नहीं गुजरेगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो उनका कंडक्टर होना लाजमी होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का। मिसाल के तौर पर जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स की डैनियल सेल में, तो वो हमारे पास एक्टिव सेल के एग्जांपल हैं। हम डैनियल सेल को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो जिंक है वो मैस को लॉस करता है, इट मीन्स को एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो मैस को गेन करेगा, इट आल्सो मीन कि वो रिएक्शन में एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। इसके बरक्स इनर्ट इलेक्ट्रोड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन के अंदर खुद हिस्सा नहीं लेते। दे यूज व्हेन नो सॉलिड रिडॉक्स मटेरियल इज प्रेजेंट, तो हम उनको उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कोई रिडॉक्स मटेरियल प्रेजेंट ना हो सॉलिड की फॉर्म में। मिसाल के तौर पर जो प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड है या ग्रेफाइड का इलेक्ट्रोड है,
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, या Fe3+ और Fe2+ सिस्टम्स में रिस्पेक्टिवली। तो वो बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि रिएक्शन में खुद ब खुद हिस्सा नहीं लेते। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट एक बेसिक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एक अहम हिस्सा लेता है और अहम किरदार अदा करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक कंडक्टिव आयनिक सोल्यूशन होता है जो कि चार्ज के फ्लो को एनेबल करता है या अलाउ करता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो आयनिक सोल्यूशन है वो कंडक्टिव होना चाहिए। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइट्स में से बिजली गुजर सकती है और वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट का एक दूसरा फंक्शन ये है कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है कि जैसे आयन माइग्रेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ज़रिए जो कि एक्सटर्नल सर्किट में से हो रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी की न्यूट्रलिटी है उसको बरकरार रखता है। मिसाल के तौर पर अगर एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड में चले जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंबाइंड विद साल्ट ब्रिज वो यहाँ पर मेंटेन होती है। तो हम साल्ट ब्रिज के फंक्शन को भी आगे देखेंगे कि ये होता क्या है। तो द वन थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोड की मेटल के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। इट मीन्स कि वो ऐसा ना हो कि वो इलेक्ट्रोड के साथ प्रेसिपिटेशन या कोई और रिएक्शन कर दें। तो वो एक कंपैटिबल फॉर्म में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम जो सोडियम सल्फेट है हम उसको कॉपर सल्फेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम किसी इलेक्ट्रोड वगैरह को इलेक्ट्रोड के साथ हम इलेक्ट्रोड की यूज़ करते हैं और इसी के रिस्पेक्टिव हम इलेक्ट्रोलाइट की यूज़ करते हैं। तो हम दो सोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम सल्फेट को और कॉपर सल्फेट को। जब हम इन दोनों सल्फेट को या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन होगी। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल सर्किट है जिसको हमने पोटेंशियोमीटर के साथ शो किया हुआ है ये क्या है। तो एक्सटर्नल सर्किट का काम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए एक पाथ को मुहैया करना है। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो जो एक पाथ है जो कि एक वायर हो सकती है या कोई एक्सटर्नल सर्किट हो सकता है, यहाँ पर हम कोई रेजिस्टेंस लेकर आ सकते हैं या कोई हमारे पास लोड हो सकता है जिसको हमने चलाना होता है। तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल सर्किट होता है। गैल्वेनिक सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं और अगर वो स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं तो इट मीन्स कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जब वो खुद ब खुद यहाँ से मूव करेंगे तो हम यहाँ पर कोई लोड लगा कर इलेक्ट्रिसिटी को हासिल भी कर सकते हैं। इसी के बरक्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम यहाँ पर जो एक्सटर्नल सर्किट है वहाँ पर एक एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स यूज़ करते हैं। तो होता वो सर्किट ही है लेकिन वो एनर्जी को सेल के अंदर प्रोवाइड करता है जो कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन होता है उसको डिराइव करता है। नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साल्ट ब्रिज को देखेंगे। तो साल्ट ब्रिज is a tube filled with inert electrolyte like KNO3 और Na2SO4। तो बेसिकली यहाँ पर साल्ट ब्रिज में KCl भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड भी हो सकता है, यहाँ पर पोटाशियम नाइट्रेट भी हो सकता है या सोडियम सल्फेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ख़ास बात याद रखनी की ये है कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इनर्ट होना चाहिए। ओके, तो साल्ट ब्रिज का जो काम है उसके अगर हम फंक्शन को देखें तो वो जो एक सर्किट है उसको इंटरनली कंप्लीट करवाता है। एक हमने एक्सटर्नल सर्किट देखा जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को लेकर जाता है, लेकिन जो साल्ट ब्रिज है वो इसके जो इंटरनल सर्किट है उसको मेंटेन करवाता है। क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो यहाँ पर चार्जेस का बिल्टअप हो जाएगा। तो चार्जेस के बिल्टअप को रिमूव करवाने के लिए हम कुछ आयन्स को भी मूव करवाते हैं ताकि अगर यहाँ पर कोई एक आयन ज़्यादा अकोमुलेट हो रहा है तो वो यहाँ से ट्रैवल करता हुआ दूसरी साइड पर चला जाए।
आल्सो ये ऑक्सीडेंट्स और जो रिडक्टेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये दो सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको डायरेक्ट मिक्स होने से भी बचाता है। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि यहाँ पर दो सेपरेट हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ किया हुआ है। अगर हम दो सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में मिक्स कर देंगे तो वो आपस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट आपस में मिलेगा तो हमारे सेल का एक फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो हम इंश्योर करते हैं कि दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सेपरेट रहें, लेकिन इनके चार्जेस का बिल्टअप भी ना हो। तो ये इनके जो आयन्स हैं बेसिकली, उनके आयन के बिल्टअप को ख़त्म करवाने के लिए हम साल्ट ब्रिज को यूज़ करते हैं। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स को फ्लो करवाते हैं, लेकिन मिनिमाइज़ करवाते हैं डायरेक्ट रेडोक्स आयन के क्रॉसओवर को। ओके, सो बेसिकली इनका फंक्शन आयन को मेंटेन करवाना होता है। दिस कीप्स द रेडॉक्स रिएक्शन गोइंग एंड एंश्योर्स करंट फ्लोज कंटिन्यूसली। तो अगर यहाँ पर केस देखते हैं कि साल्ट ब्रिज ना हो तो जो जिंक की मेटल है वो यहाँ पर Zn2+ आयन वो यहाँ पर बिल्टअप होते जाएंगे। ओके, तो जब वो यहाँ पर बिल्टअप होते जाएंगे तो जिंक की मेटल जब यहाँ से ख़त्म होगी तो यहाँ से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो नेगेटिव आयन्स है वो यहाँ पर बिल्टअप होते जाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन बिल्टअप हो गया है और यहाँ पर नेगेटिव आयन बिल्टअप हो गया है। अब पॉजिटिव आयन सारे के सारे यहाँ पर हैं और नेगेटिव आयन सारे के सारे यहाँ पर हैं। तो मज़ीद जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं मिलेंगे तो रिएक्शन हमारा उसी वक्त रुक जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं वो लाजमी तौर पर उनके चाहिए कि जो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है तो कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर भी ट्रैवल करना चाहिए ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो। तो अगर साल्ट ब्रिज ना हो तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ पर आएंगे और कुछ देर के बाद वो सारे का सारा जो प्रोसेस है, जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो रुक जाएगा। अब जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया, तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एक टिपिकल एग्जांपल है जो कि डैनियल सेल है, हम उसको स्टडी करेंगे। तो डैनियल सेल एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन को यूज़ करते हुए जिंक और कॉपर आयंस के दरमियान वो इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम हासिल करते हैं और इसमें जो हम जो रेडॉक्स रिएक्शन यूज़ करते हैं वो जिंक और क्यूपरिक के आयंस के दरमियान में होता है। हम इसको विजुअली यहाँ पर भी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि सेल में एक कॉपर की वेसल होती है, तो यहाँ पर एक कॉपर की वेसल है। हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड को CuSO4 के सोल्यूशन के अंदर डिप किया होता है और इसके अंदर हमने H2SO4 जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको भी मेंटेन किया होता है। तो बेसिकली हमने इसको यहाँ पर शो नहीं किया हुआ क्योंकि हमारा जो बेसिक फंक्शन है यदि हम स्टडी करेंगे वो क्यूपर सल्फेट के आयंस को और जिंक सल्फेट के आयंस को और उनकी मेटल के दरमियान रिएक्शन को ही देखेंगे। लेकिन ओरिजिनली डैनियल सेल में हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम डिटेल में पिछली स्लाइड्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। हम यहाँ पर बॉटम में देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को शो करवाने का। हम यहाँ पर दो लाइंस को का मतलब ये है कि ये सेल दो हाफ सेल्स में डिवाइड है। एक हाफ सेल में हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और दूसरे हाफ सेल में हमारे पास कॉपर का एक सॉलिड इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो जिंक है जो कि एमलगमेटेड जिंक है, हमने उसको जिंक सल्फेट में भी इमर्स किया होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास हाफ सेल्स होते हैं। तो अभी हम अगर डैनियल सेल में स्टेप्स को देखें तो डैनियल सेल को हम कन्वेंशनली इस रिएक्शन के साथ या ओवरऑल इक्वेशन के साथ शो करवा सकते हैं। Zn solid plus Zn2 plus which is in the aqueous solution, they give rise to Zn2 plus and copper metal। हम देखते हैं कि डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन्स जिंक इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो एक्सटर्नल सर्किट की तरफ होते हैं। जो मेटल लाइंस एक से हाफ सेल में फॉर्म होते हैं
तो वो साल्ट ब्रिज के ज़रिए दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक कोई मेटल काइंड फॉर्म हो रहा है, तो वो साल्ट ब्रिज के ज़रिए दूसरी की तरफ मूव कर सकता है। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये है कि जो जिंक अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और ख़ुद वो एक सॉलिड कॉपर की फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और हमारे पास Zn2 प्लस कैंड यहाँ पर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें, तो करंट हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, जो कि बेसिकली पॉजिटिव आइंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो ये वाली है। तो जैसे कि कन्वेंशनली हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बेसिकली हम पॉजिटिव चार्जेस के साथ लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर मूव करता है। तो आइडियली जो करंट फ्लो करता है वो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए। तो हम ये भी देखते हैं कि जो डैनियल सेल है वो बेसिकली एक रिवर्सिबल सेल है। ओके, तो डैनियल सेल में अगर हम जो इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसके ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पर कुछ चाइंस अकोमुलेट होंगे। अगर हम यहाँ पर किसी लोड की बजाय किसी बैटरी को लेकर आएँ तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर, और जो रिएक्शन यहाँ पर जिंक का हो रहा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो डैनियल सेल बेसिकली एक रिवर्सिबल सेल भी हो सकता है, लेकिन इसके मुकाबले में देखते हैं कि जो वोल्टेक सेल है वो रिवर्सिबल हो भी सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो हमारा डैनियल सेल है वो बेसिकली एक रिवर्सिबल सेल है जो कि आमतौर पर बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है। अब हम डैनियल सेल में होने वाले रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एनोड के ऊपर हम देखते हैं कि जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि एनोड एक ऐसी साइट है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है, इट मीन्स कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के बाद वो Zn2 प्लस आयन में चेंज हो जाता है और Zn2 प्लस आयन में चेंज होने के बाद वो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो जिंक मेटल एक्चुअली डिज़ोल्व हो रही है ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर। कैथोड में जो कॉपर है वो रिड्यूस होती है। 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने यहाँ पर रिमूव करवाए हैं वो एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए यहाँ से मूव होते हुए कॉपर में जाएंगे और कॉपर 2 प्लस के जो आयन है जो कि यहाँ पर सोल्यूशन में मौजूद होते हैं आयनाइज फॉर्म में। तो आयनाइज फॉर्म में मौजूद कॉपर की 2 प्लस आयन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और सॉलिड कॉपर की फॉर्म में यहाँ पर इस कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने देखा कि जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन्स हैं वो हमेशा कैथोड की तरफ मूव होते रहते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2 कंसेप्ट है, एक तो वो चार्ज की वजह से मूव होता है क्योंकि जो कैथोड है, ठीक है, तो वहाँ पर रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन होने की वजह से हम देखते हैं कि जो कॉपर है वो यहाँ से यहाँ पर मूव होता रहता है। तो जो कॉपर के बेसिकली मूव होने की वजह है वो उसके केमिकल एनर्जी में रिडक्शन की वजह है, ना कि जो यहाँ पर जो ऑपोजिटली चार्ज है उसका यहाँ पर काम कम होता है बल्कि रिडक्शन का काम ज़्यादा होता है। तो केमिकल एनर्जी कॉपर के एंड की कम होती है और वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में यहाँ पर वो मूव होता है। तो जो यहाँ पर डैनियल सेल का ओवरऑल रिएक्शन है वो हम देख सकते हैं कि Zn वो गिव करती है Cu2 प्लस आयन Zn सॉलिड को और Zn2 प्लस कैन को, और कॉपर 2 प्लस कैन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सॉलिड कॉपर को मेंटेन करते हैं। तो अगर हम इसके ओवरऑल रिजल्ट को एक स्लाइड में डिस्कस करना चाहें तो हम देखते हैं कि जिंक, क्योंकि यहाँ से जिंक मेटल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, जिंक Zn2 प्लस आयन में चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं जिंक के जो इलेक्ट्रोड है उसकी क्रोजन हो रही है। ओके, तो जिंक इलेक्ट्रोड की यहाँ पर क्रोजन हो रही है और सेकेंडली यहाँ पर जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वहाँ पर कॉपर के जो सॉलिड है उसकी एकोमुलेशन हो रही है। तो जिंक यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा और कॉपर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होगी। ओवरऑल अगर हम देखें
1 मोल जब जिंक के जो इलेक्ट्रोड है वो उसको क्रोजन होगी या वो अपने एंड्स में चेंज होगा, तो जो एनर्जी ऑलमोस्ट प्रोड्यूस होती है वो 213 किलो जूल पर मोल होती है। ओके, तो ये जो एनर्जी है ये प्रोड्यूस होती है वो इस वजह से क्योंकि जो कापर का जो बॉन्डिंग है वो, जो जिंक की बॉन्डिंग है वो कापर मेटल से वीकर होती है। तो कापर मेटल से वीकर होने की वजह से जो जिंक है वो यहाँ पर Zn2+ आयंस में चेंज होता रहता है। तो अब ये जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिटेल में स्टडी कर लिया है, तो अब हम 2 या 3 स्लाइड्स में हम इनके कंपैरिजन को ज़रा जल्दी से देख लेते हैं ताकि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो थोड़े से रिवाइज हो जाएं। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है वो यूज़ होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमारा नेगेटिव होता है अगर इसके ऊपर चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हमारा पॉजिटिव होता है। कैथोड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में कैथोड पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड हमारा नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमारा जो करंट है वो एक्सटर्नल सर्किट से में मूव होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो, हमारा जो करंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो एक्सटर्नल करंट से सेल की तरफ मूव होगा। तो यहाँ पर करंट सेल से सर्किट की तरफ और यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट से सेल की तरफ। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल में होने वाले रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारे पास रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम 2 हाफ सेल्स को यूज़ करते हैं जिनको हमने साल्ट ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रोड होता है और सिंगल इलेक्ट्रोलाइट होगा और हमारे पास सिंगल ही एक सेल होगा। एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात करें तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की या पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं किसी एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगी, तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, कैथोड की तरफ जाएंगे और एनोड से वो बाहर निकलेंगे। ओके, तो अगर हम यूज़ की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल का यूज़ है वो बेसिकली बैटरीज वगैरह में होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस वगैरह में होता है। हम बेसिकली जो इसके यूज़ हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से देखेंगे। तो इन सभी सेल्स को समझने के बाद अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो एप्लीकेशन है, वो आमतौर पर बैटरीज वगैरह में ही होती है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो एप्लीकेशन है उनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के बाद हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस करवाने के लिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। सेकेंडली, दे आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एलुमिनियम फ्राम द बोऑक्साइड। तो बोऑक्साइड हमारे पास एलुमिनियम की एक इम्पोर्टेंट ओर है, तो इस ओर से एलुमिनियम को रिमूव करवाने का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तो इसके बगैर बेसिकली हम एलुमिनियम को रिमूव नहीं करवा सकते।
थर्ड वन इज़ दैट कि जो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का अमल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की तय चढ़ाते हैं। इस तय चढ़ाने का मकसद या इसको कोड करने का मकसद उसको कोरोजन से बचाना है, उसकी अपीयरेंस को ग्रेटर करना है, या उसकी कुछ स्पेसिफिक सरफेस प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इम्प्रूव करवाना होता है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ही होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज्ड टू इलेक्ट्रो रिफाइन अ वैरायटी ऑफ नॉन फेरिस मेटल। तो आयरन के अलावा जो मेटल्स हैं उनको अगर हमने रिफाइन करवाना हो, मिसाल के तौर पर कॉपर, निकल और लेड, तो इनके जो प्योरीफाई करने का प्रोसेस है वो कैथोड के ऊपर होता है, और वो जो प्रोसेस है वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली देखा कि कैथोड के ऊपर जो कॉपर की मेटल है वो डिपॉजिट होती है रिडक्शन के रिएक्शंस की वजह से, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही होता है। तो लास्टली हमारे पास जो इलेक्ट्रो वाइनिंग का प्रोसेस है कि जहाँ पर हम किसी मेटल को किसी सोल्यूशन या किसी और से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, तो वो प्रोसेस हमारे पास इलेक्ट्रो वाइनिंग का प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रो वाइनिंग का प्रोसेस भी इलेक्ट्रोकेमिकल के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि हमने देखा ये जो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की मरहूनमिनत हैं। तो इसी की वजह से जो मोस्ट ऑफ द रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो हमारे पास मौजूद होते हैं और हम प्योर मेटल्स वगैरह को हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे इस लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। शुक्रिया।